हेलो गाइस, स्वागत है आपका राइजिंग फ्यूचर विलन इन राइट वे के एपिसोड नंबर 5 में। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ड्यूस बोलता है अल्टिया फैमिली के लोग भी ग्रेट मून को मारने की साजिश में जुड़े हुए हैं। तो यूटिया बोलती है तुम लोगों को पहले से ही पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तब हमें ब्लू मून के सारे मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि असल में ग्रेट सिंस होते हैं। तब ब्रैडन बोलता है कि हमें सारा काम छुप के अंधेरे में करना पड़ेगा। तब यूटिया चैन की सांस लेते हुए बोलती है अच्छा रीनी, इंफॉर्मेशन गिल्ड की तरह सब कुछ साफ है ना? क्योंकि उसे इस बात का डर था कि ये बात ग्रेट मून तक का ना पहुंच जाए। तो रीने बोलती है इस बात को ब्लू मून से अलग हैंडल करा जा रहा है। हम देखते हैं सियोलैंग भी नई मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तो ड्यूस भी बीच में बोल पड़ता है सारे गिल्ड एक तरीके से काम करते हैं। तो रीने ड्यूस को फुल इग्नोर मारते हुए बोलती है क्या हमें उन पे अपनी नजर गड़ाए रखनी चाहिए? तो यूटिया बोलती है हाँ, उन पर नजर बनाए रखना। ये बात किसी भी मामले में ग्रेट मून तक का नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने तुम लोगों को कई बार बता रखा है तो तुम लोगों को पता ही होगा ना। तब रैडन बोलता है ग्रेट मून के फैमिली वाले उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। हालांकि हमें इस बारे में कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। तब हमें यूटिया बताती है हम सब उनकी एक तलवार हैं और तलवार के पास खुद की सोचने की पावर नहीं होती है, तो हमें उनके सारे ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। और ये याद रखना कि हमें उनके सारे ऑर्डर को फॉलो करना है क्योंकि वो सारी चीजें जानते हैं। और उनके खिलाफ कभी मत जाना। ये बात सुन के सारे सिंस मेंबर डर गए होते हैं क्योंकि यूटिया बहुत खतरनाक ऑरा छोड़ रही होती है। तब ड्यूस मनी मन सोचता है यूटिया जैसी इतनी खतरनाक बच्ची बस पकड़े जाने के डर से घबराने लगती है। आखिरकार ग्रेट मून में ऐसा क्या खतरनाक बात है। तो ड्यूस अपने हाथ में पकड़े हुए लेटर को कस के पकड़ता है और बोलता है मैं समझ गया। उसकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट थी। वो बोलता है सब कुछ ग्रेट मून के लिए, उस बंदे के लिए जिसने हमें बचाया है। उनका ठिकाना तारों के नीचे एक ऑर्फनेज में था। तो सीन शिफ्ट होके हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। आपका रिटायर लेने का सपना पूरी तरीके से अधूरा हो गया होता है और आप बोलते हो मेरे बस की नहीं है अब, क्योंकि फ्यूनरल के बाद से ही मुझे सारा लिटरेचर का काम करना पड़ रहा है। 1 महीने से मैं ज़ॉम्बी की तरह लगातार काम करे जा रहा हूँ। मैं तो बस बाहर जाके अपने पैसों से ऐश करना चाहता हूँ जैसा कि सारे नोबल करते हैं। ऊपर से लियो की मौत 6 साल बाद होनी थी, पर लेकिन टाइमलाइन में गड़बड़ी के कारण उसकी मौत अभी हो गई है और मुझे बारिश के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ रही है। और जैसे ही आप सोचते हो आपका सारा काम खत्म हो गया है, तभी दरवाजे में दस्तक होती है और बहुत सारे लोग सीधे अंदर आ जाते हैं बहुत सारे काम के लिए डॉक्यूमेंट लाके। तभी आप गहरी सांस लेते हुए बोलते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। जब काउंट जिंदा थे तो ये लोग बहुत धीरे धीरे काम करते थे, पर लेकिन अब मेरे काउंट बनने के बाद ये शॉर्टकट भी नहीं ढूंढ रहे। पहले जैसे ये शॉर्टकट ढूंढते थे और धीरे धीरे काम करते थे, अब ये बहुत तेज काम करते हैं और कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढते। दूसरी तरफ हमें उन लोगों का माइंडसेट दिखाया जाता है जहां पहला सोचता है कहीं मैंने उन्हें गुस्सा तो नहीं दिला दिया, और दूसरा सोचता है मुझे और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और तीसरा सोचता है कहीं मैं आज मरने तो नहीं वाला हूँ। तो आप सोचते हो सभी रूमर्स के कारण मेरा स्टाफ भी काफी अच्छे से मेहनत से काम कर रहा है, पर लेकिन मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है। आखिर उन्हें क्यों लगता है कि मैं ही मास्टरमाइंड हूँ और मैंने इवान को बुलाया था, आखिरकार वो क्यों नहीं आया। तो तभी हमें पता चलता है आप खुद को एक फॉर्मर स्लेव समझ रहे होते हो जो कि दिन रात काम करे जा रहा है, पर लेकिन आपको शांति से अपना काम करना है या फिर चुपचाप बैठे रहना है। आप सोचते हो काश मेरा सारा स्टाफ खुद ही ये सारे काम संभाल लेता तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता। तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब आपने अपना सारा काम कर लिया होता है और इवान बोलता है यंग मास्टर मुझे कहना ही पड़ेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। वो यहाँ पर अपने ओवर टाइम की बात नहीं कर रहा होता है, वो यहाँ पे को बात कर रहा होता है आपकी मैजिक पावर की, क्योंकि आपने बस 2 साल सेल्फ स्टडी करके अपने सेकेंड टायर में चले गए होते हो मैजिक में। और इवान बताता है नॉर्मली तो सेकंड टायर में जाने के लिए 4 साल का वक्त लगता है, वो भी जब आप खतरनाक प्रैक्टिस करते हो। और ऊपर से मैजिक को तो वही लोग यूज कर सकते हैं जो मैजिक के साथ पैदा हुए हों। तो आप सोचते हो मुझे भी लगता है इस बॉडी में बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैंने खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए मैजिक को इतना प्रैक्टिस किया कि अब मैं टियर 2 में पहुंच चुका हूँ। और इस टेक्निक को यूज करने के लिए भी माना कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और हम देखते हैं आप उस पूरे कमरे में अपना माना इधर से उधर दौड़ा रहे होते हो और आप बोलते हो पर लेकिन इसका फायदा क्या है जबकि ये आधा पका हुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में मैजिक का यूज करूंगा। और आप बताते हो जब मैंने फर्स्ट में यहाँ मैजिक यूज किया तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मैंने सोचा था सारे ग्रेट सीन्स को इकट्ठा करने के बाद मैं किसी खतरे में नहीं पड़ूंगा और खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए मैजिक की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन हाल ही में मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई है, मेरा माना होल बहुत ज्यादा छोटा है और इसे ठीक भी नहीं कर सकते हैं, ना इसे बड़ा कर सकते हैं। ये जैसा रहता है वैसा ही रहता है, क्योंकि जब आप पैदा होते हो तब से ये आपकी बॉडी में होता है।
इसे एक एथलीट की बॉडी की तरह देख सकते हैं। मेरा माना होल छोटा है, नहीं बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा कि इसे प्रैक्टिस के जरिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचते हो अगर मेरे सारे ऑप्शन फेल हो जाएंगे तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। तभी इवान बोलता है, सर एलन आपके लिए एक डांस इनविटेशन आ रखा है, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? फिर हमें डायरेक्ट डांस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे नोबल आए होते हैं और तभी आप और इवान वहाँ भी खतरनाक एंट्री मारते हो और आप सोचते हो मैं तो अभी से थक गया हूँ, आखिरकार मैं यहाँ पूरे दिन भर क्या करूँगा। फिर हमें पार्टी के बारे में थोड़ा बताया जाता है। ये एस्टेरिया किंगडम के साउथ के लोगों के लिए नेटवर्किंग करने के लिए एक पार्टी है। तो आप सोचते हो मैं भी एक जल्दी काउंट बनने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ अपने कनेक्शन बिल्ड करने चाहिए ताकि मैं फ्यूचर में अच्छे से जी पाऊँ। हम देखते हैं जैसे ही आप उन लोगों के पास जा रहे होते हो तो वो लोग आपसे दूर हट रहे होते हैं क्योंकि आपके बारे में जो रूमर फैली होती है उससे सब लोग आपसे डर रहे होते हैं। और जैसे ही आप किसी से बात करने की कोशिश करते हो तो पूरा झुंड वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देख के इवान हंसते हंसते बोलता है, सर एलन आप अपसेट मत हो, आपके साथ मैं तो हूँ। तो आप इवान से बोलते हो मुझे पहले से पता था ऐसा कुछ होगा। तो इवान बस तुम मुझको देखते जाओ क्या होता है आगे आगे। आप सोचते हो कि मुझे पहले से पता था डिग्निटी की वजह से लोग मुझे इग्नोर करेंगे, इसीलिए मैं घर से पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ आ रखा हूँ मुझे लोगों से कैसे बात करनी है। तो आप एक वाइन का गिलास उठाते हो और आपके सामने खड़ी हुई औरत से बोलते हो, इस वाइन का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और आप एक खतरनाक सा फेस बनाते हुए बोलते हो, इसका अरोमा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे इस टाइप की बोतलें घर में भी रखनी पड़ेंगी। और आप मनी मन सोचते हो सोशलाइज होने के लिए एक जेंटल स्माइल देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी इस स्माइल से वो लेडी 1 साल के ट्रोमा में चली जाती है और वो वहाँ से भागते हुए बोलती है, ठीक है मैं अपने फादर से आपके लिए प्रिपेयर कराने के लिए बोल दूंगी। और आप जैसे उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वो वहाँ से और तेज दौड़ लगा देती है। तो वहाँ के सभी लोग आपके बारे में गॉसिप करने लगते हैं, देखा तुम लोगों ने काउंट प्लाटियो तो अपने बड़े भाई से भी बदतर निकले। उन्होंने उस यंग लेडी को लिमिटेड एडिशन वाइन जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है और इतनी ज़्यादा महंगी है उसे मांगने के लिए ब्लैकमेल किया। ये सब सुनने के बाद तो इवान अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल करता है और आप सोचते हो कि वो यंग लेडी बहुत ज़्यादा शर्मीली होगी इसलिए वो शर्मा के भाग गई। यहाँ पे को आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आपने इतनी गंदी शक्ल बनाई थी। तो इवान बोलता है, वाओ आपकी लूट तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आपने मैनी टाइप ऑफ मटेरियल इकट्ठा कर लिए हैं। तो आप डिप्रेस्ड होते हुए सोचते हो मैंने तो काफ़ी वैरायटी की वाइन भी इकट्ठा कर ली है, ऐसी वैरायटी तो मैंने आज तक का देखी भी नहीं थी। तो आप सोचते हो इतने लोगों को डराने मेरा मतलब बात करने के बाद मुझे पता चला कि प्लाटियो नाम मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बदनाम है। ऊपर से ये रूमर अलग से फैल रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है, इसीलिए सब लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं ही एक हूँ जो यहाँ नेटवर्किंग नहीं कर पा रहा है और सबसे दूर खड़ा है। तो आप इवान से बोलते हो मैं फ्रेश एयर लेने बाहर बालकनी में जा रहा हूँ। तो इवान बोलता है ओके। हम देखते हैं कि आपकी सारी हरकतों को दूर से एक रेड हेयर गर्ल देख रही होती है और ये अपनी नजर आपके ऊपर ही बनाए रखती है और वो सोचती है अभी सही समय आ चुका है। और जब आप बालकनी में चले जाते हो और आप सोचते हो कि आखिरकार मुझसे गलती कहाँ हुई, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और वो बोलती है, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? तो आप खुश होते हुए पीछे मुड़ते हो और सोचते हो आखिरकार कोई मुझसे बात करने आ गया। तो जब आप पीछे मुड़ते हो और देखते हो तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी फिर से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, प्लीज नीचे देखिए। मैं अल्टिया ड्यूकल हाउस की तीसरी बेटी हूँ और मेरा नाम लॉरिया है। तो आपसे पहली बार कोई खुद से बात करने आया था तो आपका मुंह बन जाता है, आप बोलते हो हाँ हेलो। आपका मुंह इस बात से बनता है क्योंकि आपने उसके ड्यूकल हाउस का नाम सुन लिया था जो कि था अल्टिया। क्योंकि जब आपको स्टोरी याद आती है तो आपको याद आता है अल्टिया हाउस स्टार्टर 3 विलन फैमिली में से एक है और उनमें से एक हाउस आपका भी है। तो आप सोचते हो खैर ये मुझसे जो भी बात करेगी वो नॉर्मल तो नहीं होगी, पर लेकिन मुझे ये लड़की याद नहीं है, मैंने इसे कभी गेम में देखा ही नहीं था। तो लॉरिया बोलती है, मैं सीधे पॉइंट में आती हूँ, मुझे लगता है आज रात मेरा मर्डर कर दिया जाएगा, इसलिए मुझे आपकी पावर उधार में चाहिए। इसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।